हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुलकित तिवारी और मैं आज आप लोगों के लिए एक नई क्लास शुरू करने वाला हूं जिसका नाम है क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक। ये आपके यूपीएससी के सिलेबस को अप्रॉक्सीमेटली 80% तक कवर करती है। 80% मीन्स नॉट द करंट अफेयर्स पार्ट बट द स्टैटिक पार्ट। ओके, इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक। तो ये स्टैटिक के कितने परसेंट को कवर करती है? 80%। और इसमें कुछ चीज़ें बच जाती है, खास करके जो माइक्रो पार्ट है एंड द 5 ईयर प्लान्स। ओके, 5 ईयर प्लान्स तो उसको हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। तो आज हम क्या शुरू करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या दिया हुआ है, आज हम मेनली इसका सिर्फ सिलेबस को देखने की कोशिश करेंगे कि बुक के अंदर दिया क्या हुआ है, जितने भी चैप्टर्स हैं वो किस चीज़ की बातें करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, एक एक चैप्टर को देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से और उसका नाम है द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अभी ये जो हम चैप्टर्स देख रहे हैं, यहाँ पर हम चैप्टर्स का केवल जिस्ट देखेंगे, ठीक है। मीन्स इट्स लाइक अ सिलेबस कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है अपन उसको आगे समझेंगे। ओके, तो आज हम देखते हैं सिलेबस को। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर जो है हमारा वो है नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट। थर्ड है हमारा मनी एंड बैंकिंग। फोर्थ चैप्टर जो है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं भी इसे नहीं पढ़ाऊंगा एक्सेप्ट दिस टॉपिक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे, इसके सारे सब कंपोनेंट्स को भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी आपको सिलेबस देख करके समझ में आ गया होगा कि सर यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ये प्रीलिम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और ये मेनली 2020 वालों के लिए है जो इस साल की यूपीएससी सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनके लिए क्विक रिवीजन टाइप से है। तो देखते हैं एक एक चैप्टर और उसमें क्या दिया हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। अभी एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम किसी एक इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करेंगे, इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करेंगे। यहाँ पर हम किसकी स्टडी करेंगे? ग्रुप की स्टडी करेंगे, मतलब पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे। अभी पॉपुलेशन मतलब कोई ऐसा सोशल या डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन और उनसे रिलेटेड इशू ऑफ इकोनॉमिक्स लाइक एम्प्लॉयमेंट, कि उनको जॉब वगैरह कैसे मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट टॉपिक में हम लोग सब टॉपिक्स देखेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फिर हम देखेंगे नेशनल इनकम। देखिए अभी नेशनल इनकम मैंने बोला तो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम किसी एक व्यक्ति से नहीं निकल सकती जब तक आप सारे लोगों की इनकम को कंबाइन नहीं करोगे। तो नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन मतलब कैसे उसको पता लगाते हैं। फिर उसमें कुछ सब कंपोनेंट्स देखेंगे कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, फिर नेशनल इनकम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है वो मेनली 3 मेथड्स की स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे इसी चैप्टर में थ्योरी ऑफ जनरल प्राइसिंग। अभी जनरल प्राइसिंग में क्या देखेंगे? इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई क्या होती है, किस लोगों के पास पैसे कम होते हैं तो मंदी क्या होती है, एक्सेस डिमांड क्या होती है, डेफिसिट डिमांड क्या होती है। ये सब हम इस चैप्टर में सिर्फ उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे, आप बोल रहे होंगे सर नेशनल इनकम तो चैप्टर नंबर 2 था, थ्योरी ऑफ मनी तो चैप्टर नंबर 3 था। तो फर्स्ट चैप्टर में कुछ चैप्टर्स का खाली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दिया गया है, तो इसलिए हम उसको देख रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ मनी, इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मनी एंड व्हाट इज द बैंकिंग एंड बैंकिंग सिस्टम। फिर हम देखेंगे थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अभी इंटरनेशनल ट्रेड है तो ट्रेड होता है बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, तो हम इसको देखेंगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। फिर इसी से एक रिलेटेड टॉपिक आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो कि हमारा 6 चैप्टर में भी दिया हुआ है, तो उसको यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, उसको हम 6 चैप्टर में ही स्टडी करेंगे। फिर जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, की मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कैसे हेल्प करता है, कैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम इसके साथ और हमारा नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। फिर इसमें दिया हुआ है जहाँ से यहाँ से कोर चैप्टर 1 का जो कोर है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी तक तो चैप्टर 1 अदर चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा था, अब यहाँ से चैप्टर 1 का कोर पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में वो कैसे हेल्प करता है।
फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज फॉर प्रीलिम्स, टाइप्स ऑफ गुड्स। कितने प्रकार के गुड्स होते हैं, लाइक फाइनल गुड क्या होता है, जैसे कि कार हुई फाइनल गुड है, टीवी हुआ फाइनल गुड है, फ्रिज हुआ, आपका मोबाइल फ़ोन हुआ, ये सब क्या है फाइनल गुड्स है। क्यों? क्योंकि आप ये रेडी टू यूज़ है, आप इनको डायरेक्ट यूज़ कर चुके हो और अभी इनमें कोई वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं है। फिर कुछ आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स लाइक इंजन। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कार का इंजन खरीद लो तो आप बोलोगे मैं उसका करूंगा कि अगर कार में नहीं लगा रहेगा। तो इंजन जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों? क्योंकि वो अभी विद इन लाइन ऑफ प्रोडक्शन है और उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू तब बनेगी जब वो फाइनल गुड के अंदर यूज होगा। फिर कुछ आते हैं कंज्यूमर गुड्स, जो हम कंज्यूम करने के लिए यूज करते हैं, लाइक टीवी, अवर मोबाइल फोन, ठीक है, एस टाइप के जो गुड्स आते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स। फिर कुछ आते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स या फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लाइक बिग एंड हैवी मशीनरी, ठीक है, मशीनरी जो है वो किसका एग्जांपल है, कैपिटल गुड्स का है। क्यों? क्योंकि ये फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। याद रहेगा, इसको हम आगे इन डिटेल कब देखेंगे, जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। अभी इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो देखेंगे, डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब मशीनों का यूज होता है तो उसमें कुछ लॉस हो जाता है, वियर टियर होता है, डेप्रिसिएशन, तो वो क्या होता है। फिर हम इसमें देखेंगे कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये सब हम यहीं पर देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर। फिर हम देखेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन से लड़ने के लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टॉक फ्लो एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए स्टॉक और फ्लो में हम डिफरेंस देखेंगे। अभी डिफरेंस मेनली क्या होता है, जब हम स्टॉक की बात करते हैं मतलब हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपके बैंक का बैलेंस आज कितना है, तो आपने बोला भाई मेरे बैंक का बैलेंस है 50,000 रुपीज़, ओके। तो यह आपने क्या बताया, ये आपने आज की डेट में बताया कि आज 50,000 है। लेकिन अगर मैंने बोला आपके पूरे ईयरली थ्रू आउट द ईयर आपका कैसा रहा बैंक बैलेंस, तो आप बोलोगे सर वो तो वेरी होते रहा, कभी 10 लाख भी आया, कभी 50,000 भी आया, कभी 5,000 भी हो गए, ठीक है। फिर इसमें हम देखेंगे फेजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो कि इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। इससे हमको पता चलेगा कि इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, इकोनॉमी वर्क कैसे करती है, ठीक है। फिर हम देखेंगे सेक्टर्स इन्वॉल्व इन द सर्कुलर फ्लो की इकोनॉमी वर्क करती है तो उसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स रहते हैं, लाइक हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, फर्म्स हैं, फर्म्स मतलब फैक्ट्रीज वगैरह हैं। और फिर हम देखेंगे डिफरेंट फ्लो इन सर्कुलर सिस्टम और इसमें कुछ फेजेस दिए हुए हैं, मेनली 2 फेज इकोनॉमी, 3 फेज इकोनॉमी, 4 फेज इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, खाली ओपन और क्लोज इकोनॉमी के कंसेप्ट को बताता है। एकदम इजी है, जब चैप्टर को शुरुआत करेंगे तब आप समझ जाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ अपन इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 2। अब हम चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे व्हाट इज नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स। अभी नेशनल इनकम को मेजर करना रहता है तो नेशनल इनकम को निकालने का तरीका रहता है, पहले आप जीडीपी निकालिए, फिर जीडीपी से आप एनडीपी पर जाइए और फिर एनडीपी से आप फैक्टर कॉस्ट निकाल लीजिए तो आपकी नेशनल इनकम आ जाती है। तो सबसे पहले आपको जीडीपी निकालना पड़ेगा, तो हम जीडीपी निकालना सीखेंगे, फिर एनडीपी निकालना सीखेंगे, फिर जीएनपी निकालना सीखेंगे, फिर एनएनपी निकालना सीखेंगे। अभी ये जो है ये एग्रीगेट्स हैं कुछ, और ये कौन यूज़ करता है इनको, आरबीआई यूज़ करता है। तो देयर आर मेनली 8 एग्रीगेट्स यूज्ड बाय आरबीआई। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो हमें 4 ही दिख रहे हैं, तो इन्हें हम फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं और मार्केट प्राइस पर निकालते हैं। अभी फैक्टर और मार्केट क्या होता है ये हम जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, ठीक है। अभी सिर्फ आप समझते चलिए। फिर हम कुछ बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज देखेंगे कि फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है, ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, ट्रांसफ़र, ठीक है, इनकम क्या होती है। तो ये सब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, हम इसी चैप्टर में इसको सॉल्व करेंगे। फिर हम यहाँ पर एक डिफरेंस देखेंगे बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है, उसके बीच में हम यहाँ पर डिफरेंस को देखने की कोशिश करेंगे। फिर एक टॉपिक आता है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स। यहाँ पर एमसीक्यू काफ़ी बनते हैं, हर 2-3 साल में बनते रहते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीडीपी एंड वेलफेयर की हाउ जीडीपी ग्रोथ कैन लीड टू वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ठीक है, कि जीडीपी वेलफेयर में कैसे हेल्प करता है। यहाँ पर हम जीडीपी के कुछ ड्रॉबैक्स भी देखेंगे,
कि जीडीपी में क्या ड्रॉबैक्स हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर जो 3 है हमारा वो है मनी एंड बैंकिंग। तो मनी और बैंकिंग की बात करता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मनी, आज की जो मनी है, लाइक हम जो आज पेपर करेंसी यूज़ करते हैं, क्या हम इस पर डायरेक्ट आ चुके थे? तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये तो हमें पता है कि भाई पेपर करेंसी, ऐसा तो है नहीं कि एंशियंट टाइम से तो पेपर करेंसी को हम यूज़ कर नहीं रहे हैं। तो मनी के पहले फिर क्या चलता था? तो मनी के पहले जो सिस्टम चलता था उसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। यहाँ पर क्या होता था, कमोडिटीज़ को कमोडिटीज़ के अगेंस्ट एक्सचेंज कर लेते थे। कमोडिटीज़ मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी गुड्स। भाई आपके पास मान लीजिए वीट है, ठीक है, और मेरे पास जो है वो मिल्क है, ठीक है, आपके पास वीट है और मेरे पास मिल्क है। भाई आपको मिल्क चाहिए, मुझे वीट चाहिए, तो हम एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये भी एक प्रकार से हमने क्या कर लिया, ट्रेड कर लिया, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरी करें। हो सकता है मुझे दूध की ज़रूरत हो ही ना, या आपको वीट के बदले शूज़ चाहिए हो। तो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम में। अभी बार्टर सिस्टम में ड्रॉबैक्स थे, तो हम किसकी तरफ गए? मनी की तरफ गए। तो मनी क्या है? एक प्रोसेस है। मनी का एक इवोल्यूशन हुआ है कि ज़रूरी नहीं है हमेशा से पेपर करेंसी नहीं थी। पहले आई कमोडिटीज़ मनी, कि पहले चीज़ों के बदले चीज़ें बदली जाती थी, मतलब लोग चीज़ों के फॉर्म में रखते थे। फॉर एग्जाम्पल लाइक शार्क के टीथ, जो शार्क वेल रहती है उसके टीथ को भी लोग क्या करते थे? करेंसी के रूप में यूज़ करते थे। फिर कोकोस चलते थे, कहाँ पर? चॉकलेट जो रहती है वो कहाँ चलती थी? अफ्रीका में। तो ये उनकी करेंसी हुआ करती थी। फिर नेक्स्ट फॉर्म पर आया, कुछ लोगों के पास एनिमल के फॉर्म में करेंसी होती थी, लाइक उनके पास कुछ गाय हैं, या फिर उनके पास गोट्स हैं, बफेलो हैं, या फिर हॉर्सेस हैं। तो ये उनके पास क्या है? मनी है, लेकिन किसके फॉर्म में है? एनिमल के फॉर्म में। उसके बाद इवोल्यूशन हुआ मेटेलिक मनी का। यहाँ पर हमने किसकी शुरुआत करी? कॉइन्स वगैरह की, ठीक है, आज भी हम यूज़ करते हैं। फिर आया पेपर मनी, लाइक हमारा 100 रुपीज़ नोट, ये किसका एग्जाम्पल है? पेपर मनी का। फिर आया क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी मतलब चेक वगैरह, कि आप किसी को भी चेक दे दीजिए, पोस्ट डेटेड भी दे सकते हैं कि भाई 15 दिन बाद पैसे आएंगे तो आप 15 दिन बाद की डेट डाल दीजिए। तो ये किसका फॉर्म एग्जाम्पल है? क्रेडिट मनी का। और आज हम लोग प्लास्टिक मनी पर भी आ चुके हैं। प्लास्टिक मनी मतलब एटीएम कार्ड हुआ आपका, क्रेडिट कार्ड हुआ आपका, डेबिट कार्ड हुआ, जो प्लास्टिक के फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हमने मनी का इवोल्यूशन समझा, तो अब मनी की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा कि मनी होता क्या है। तो मनी की दो डेफिनेशन हो सकती हैं, एक होती है लीगल डेफिनेशन, एक होती है फंक्शनल डेफिनेशन। देखिए फंक्शनल डेफिनेशन मतलब वो होती है जो कॉमन मैन की लैंग्वेज में अपन लोग यूज़ करते हैं, कॉमन मैन की लैंग्वेज में जो यूज़ आती है, मतलब लेमेन्स टर्म्स में जो अपन बोलते हैं। अभी मैं बोलूँगा फंक्शनल डेफिनेशन क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे? सर मनी इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू ट्रेड, ठीक है, दैट कैन बी यूज फॉर ट्रेड। मनी कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप दे सकते हैं और उसके बदले कोई चीज़ वस्तु को खरीद सकते हैं। लेकिन ये तो फंक्शनल डेफिनेशन हुई, चल चलाओ। तो फिर लीगल डेफिनेशन क्या है? लीगल डेफिनेशन को हम फर्दर सब क्लासीफाई करते हैं दो में। एक होता है लीगल टेंडर मनी, जिसको बोलते हैं फियाट मनी, और एक होता है नॉन लीगल टेंडर मनी, जिसको बोलते हैं फिड्यूशियरी मनी। अभी फियाट मनी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ नोट, ये क्या है बोल रहा हूँ मैं? ये है फियाट मनी। इसका मतलब क्या है? लीगल डेफिनेशन है, लीगल टेंडर है ये। मतलब अगर मैं किसी से कोई सामान परचेस करता हूँ और अगर मैं उसे 100 रुपीज़ के नोट देकर पेमेंट करता हूँ, तो वो इसको लेने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लीगल बैकिंग है। लेकिन एक होता है नॉन लीगल टेंडर मनी, जिसको हम फिड्यूशियरी भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेक, क्या आप चेक को लेने से मना कर सकते हैं? हाँ, आप मना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 100 रुपये के नोट पे तो साइन रहते हैं कि अगर वो आदमी आपको 100 रुपये की वैल्यू नहीं देगा तो कौन देगा? आरबीआई का गवर्नर देगा, ठीक है। लेकिन चेक पे ऐसा कोई साइन नहीं रहता है, तो चेक को आप लेने से रिफ्यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा इसी चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो है फंक्शंस ऑफ मनी। तो फंक्शंस ऑफ मनी एनसीईआरटी में दो टाइप से डिवाइडेड है, एक है प्राइमरी फंक्शन और एक है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन से जो डिराइव होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फंक्शंस, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर इसी चैप्टर में हम देखेंगे इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, कि आरबीआई करेंसी को कैसे प्रिंट करता है, बैकहैंड में क्या रखता है, कि भाई ऐसा तो है नहीं कितने भी नोट प्रिंट कर देगा और मार्केट में निकाल देगा। तो कुछ रखता है क्या एक साइड, या कोई उसके पास ऐसा कुछ गल्ला वगैरह है जिसमें वो सोना रखता हो या कोई फॉरेन करेंसी वगैरह रखता हो, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मनी सप्लाई।
अभी ये आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा M1, M2, M3, M4 ये क्या है, लेकिन ये प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो इसको हम चैप्टर में ही समझने की कोशिश करेंगे जब चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम देखेंगे अप्रोचेज ऑफ मनी सप्लाई, लाइक M1, M2 को हम क्या बोलते हैं, नैरो मनी। ठीक है, M3, M4 को हम बोलते हैं ब्रॉड मनी। तो ये क्या होता है नैरो मनी, क्या होता है ब्रॉड मनी, ये सब हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर अप्रोच में नैरो मनी और इसी को ट्रेडिशनल मनी भी बोलते हैं, ब्रॉड मनी और उसी को मॉडर्न मनी भी बोलते हैं। तो इसी को हम चैप्टर में देखेंगे जब M1, M2, M3, M4 को पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। अभी मनी मल्टीप्लायर का मतलब मैं आपको सिंपल टर्म्स में अभी ये समझाता हूँ कि सपोज करिए आरबीआई ने 100 रुपये का नोट को प्रिंट किया। ठीक है, अभी वो नोट मेरे पास था, मैं गया एक बुक शॉप पे, मैंने 100 रुपीज़ की बुक्स परचेज कर ली। देखिए नोट अभी भी सिंगल ही है, एक ही नोट था, मैंने उससे 100 रुपीज़ की बुक परचेज कर ली। फिर वो मिल्क वाले ने अपने घर में, सपोज कर लीजिए बुक वाले ने जो अपने घर में दूध आता था, तो दूध वाले को कितना रुपए पे कर दिए, 100 रुपये पे कर दिए। देखिए नोट एक ही प्रिंट हुआ था, लेकिन वो कितनी वैल्यू जनरेट कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर। और इसी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कब, जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। फिर इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है बैंक्स एंड बैंकिंग। अभी बैंक क्या होता है, बैंक की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होती है, जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, जो लेंडिंग एक्टिविटीज करता है, उसको हम बोलते हैं बैंक। ठीक है, और फिर बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग ऑपरेशंस कैसे होते हैं, बैंक फायदा कैसे करती है, और उसमें कुछ की टर्मिनोलॉजीज को हम यहाँ पर देखेंगे। फिर हम देखेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बैंक के लिए क्या बताया कि बैंक वो होता है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट भी करता है और लेंडिंग एक्टिविटीज भी करता है। लेकिन अगर ओनली वन एक्टिविटी कोई इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करता है, ओनली वन एक्टिविटी, या तो वो सिर्फ डिपॉजिट लेता हो या तो वो सिर्फ लेंडिंग एक्टिविटी करता हो। जैसे जो सिर्फ डिपॉजिट लेता है, जैसे वो कौन सा हो सकता है, आईसीआईसीआई नहीं, सॉरी, पोस्ट ऑफिस। वो क्या करता है, आपसे सिर्फ डिपॉजिट लेता है, लेंडिंग एक्टिविटी नहीं करता, तो वो एक तरीके का क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन आजकल पोस्ट ऑफिस में जो बैंक चला है वो चीज अलग है, पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, एलआईसी किसका एग्जांपल है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है, या तो वो लेता है, देता नहीं है, अगर देगा तो लेगा नहीं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। कमर्शियल बैंक सिंपल फॉर्म में होते हैं एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, जो भी इस टाइप के बैंक रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मोटिव क्या होता है, इनका एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट। ठीक है, कि प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, ये उनका पर्पस होता है। फिर हम इनके फंक्शंस को देखेंगे कमर्शियल बैंक्स के, और कमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन में कैसे हेल्प करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर हम लोग इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब क्या होता है, इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक वो बैंक होती है जो कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह हुई, कैनरा बैंक हुई, इनको सबको संभालती है। ठीक है, लेकिन ये एक ही फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है, ये और भी कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट को लोन भी देती है और ऐसे कई प्रकार के फंक्शंस जो है ये परफॉर्म करती है। तो हम इसको इस चैप्टर में यहाँ पर देखेंगे। फिर सेंट्रल बैंक एक काम और करती है, क्रेडिट कंट्रोल का। अगर मान लीजिए महंगाई चल रही है, दैट इज इन्फ्लेशन, या मंदी चल रही है, डिफ्लेशन, अभी इससे अगर फाइट करना है तो इसमें कौन लड़ेगा, सेंट्रल बैंक उसमें लड़ेगी विद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के साथ मिलके कौन लड़ेगा, सेंट्रल बैंक लड़ने की कोशिश करेगी। तो अभी लड़ेगी तो उसके पास कुछ हथियार होंगे। तो उसके पास मेनली टू टाइप्स ऑफ टूल्स हैं, एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। अभी क्वालिटेटिव टूल्स में भी कुछ टूल्स हैं उसके पास, ये सब हम चैप्टर में देखेंगे डिटेल में। टूल्स कौन कौन से, बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, कैश रिजर्व रेशियो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, रेपो रेट है एंड रिवर्स रेपो रेट है। फिर क्वालिटेटिव में भी हम लोग देखेंगे कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये लोन टू वैल्यू क्या होता है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है, मॉरल सुएशन क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। और ये भी जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर एक छोटा सा टॉपिक हम लोग देख लेंगे टेबल के फॉर्म में, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। मतलब आरबीआई और एसबीआई जैसी बैंकों के बीच में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अभी जो हमारा फोर्थ चैप्टर है उसको तो हमने स्किप किया है क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अब हम उठाते हैं हमारे फिफ्थ चैप्टर को, दैट इज द गवर्नमेंट बजट। अभी गवर्नमेंट बजट आता है तो आपको पता होगा भाई, गवर्नमेंट एक आर्टिकल 112 के अंदर लिखा हुआ है कि भाई आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखना है पार्लियामेंट को।
तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है, किस आर्टिकल में दिया हुआ है, वो सब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बजट नहीं रखती है, स्टेट गवर्नमेंट भी रखती है, तो हम दोनों के लिए देखेंगे कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है। मनी बिल वगैरह जो भी है वो हम यहीं पर देख लेंगे, पॉलिटी का टॉपिक है बट एकदम ईजी है तो उसको यहीं फिनिश करेंगे। फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स, इनके बीच में हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। अभी देखिए टेंशन मत लीजिए, पब्लिक गुड का मतलब ये नहीं होता ज़रूरी कि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, नहीं, उसकी कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके डिफरेंस देखेंगे। फिर हम आएंगे बजट पे, तो बजट जो है उस पर टाइप्स ऑफ बजट देखेंगे कि भाई बैलेंस्ड बजट क्या होता है। भाई गवर्नमेंट के पास दो चीज़ें होती है, या तो उसकी रेवेन्यू होती है मतलब जो उसकी इनकम है, या फिर उसके पास एक्सपेंडिचर होता है मतलब जो वो खर्च करती है। अगर उसके पास जितना पैसा आ रहा है और जितना पैसा जा रहा है मतलब रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है, तो उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस बजट। सरप्लस बजट मतलब कब, जब रेवेन्यू ज़्यादा है किससे, एक्सपेंडिचर से, कि भाई खर्चा कम है और इनकम ज़्यादा है, तो हो जाएगा सरप्लस बजट। इंडिया के केस में क्या होता है, डेफिसिट बजट हमेशा, मतलब इंडियन केस में क्या होता है कि हमेशा जो रेवेन्यू है वो एक्सपेंडिचर से कम होती है, मतलब हमेशा गवर्नमेंट क्या करती है, खर्च ज़्यादा करती है और कमाई कम करती है, और इस केस में उसको क्या करना पड़ता है, बोरोइंग्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर हम देखेंगे गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में कैसे हेल्प करती है, रिसोर्सेज के एलोकेशन में कैसे हेल्प करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे हेल्प करती है, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने में कैसे हेल्प करती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में कैसे हेल्प करती है, और जो कुछ पीएसयू वगैरह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह जो चलाती है उसमें कैसे वो बजट का यूज़ करती है और पैसे खर्च करती है। फिर हम गवर्नमेंट बजट के इम्पैक्ट को देखेंगे, सिंपल टॉपिक। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिर आ जाता है इस चैप्टर में, दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। फिर इसके फर्दर दो दो कंपोनेंट होते हैं, तो उनको हम कहाँ पर स्टडी करेंगे, जब हम चैप्टर को देखेंगे। लेकिन ये टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स। मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, मगर प्रीलिम्स में एमसीक्यू आते रहते हैं। फिर हम देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसको भी हम जब चैप्टर करेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि बजट डेफिसिट क्या होता है, कि भाई अगर आपके पास मान लीजिए आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है आपके रेवेन्यू से, ठीक है, तो आपके पास क्या है, घाटा हो रहा है आपको, तो वो बजट डेफिसिट क्या होता है, उससे लड़ने के लिए क्या मेजर्स आप अपना सकते हो। फिर हम उसमें मेनली तीन प्रकार के डेफिसिट देखेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट देखेंगे और उसके इम्प्लीकेशंस देखेंगे, फिस्कल डेफिसिट देखेंगे उसके इम्प्लीकेशन देखेंगे, प्राइमरी डेफिसिट देखेंगे और उसके इम्प्लीकेशन देखेंगे, और जो डेफिसिट रहता है आप उसको कैसे फाइनेंस कर सकते हो। ठीक है, आरबीआई और गवर्नमेंट उसको कैसे फाइनेंस करते हैं, मेनली ये रोल किसका रहता है, गवर्नमेंट का, तो वो कैसे फाइनेंस करते हैं वो यहीं पर देखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। आप लोगों को पता होगा कि भाई $1 इज इक्वल टू कितना है, सपोज कर लीजिए 75 रुपीज़ है। ठीक है, $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़। तो ये रेट किसने डिसाइड किया, तो यही है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अभी टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट में हम देखेंगे कि भाई ये सिस्टम कैसे चला, कैसे इवॉल्व हुआ, और आज हम किस सिस्टम पे इस पे हैं तो क्यों हैं, और इसकी क्या कंडीशंस आई। फिर हम टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देखेंगे कि भाई स्पॉट क्या होता है, फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मेनली ये डिमांड और सप्लाई पर चलता है, तो इसको हम इसी चैप्टर में देखेंगे। और फिर चेंज इन एक्सचेंज रेट, कि मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो क्या वो इकोनॉमी के लिए हार्म कर सकता है, अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो हाँ। तो करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, रीवैल्यूएशन क्या होता है, डीवैल्यूएशन क्या होता है, ये सब हम इसी चैप्टर में देखेंगे, है ना। तो आगे चलते हैं, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इसी चैप्टर में आने वाला है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये अगेन इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। ठीक है, फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ये मेनली उसके कंपोनेंट वगैरह को बता रहा है कि कंपोनेंट के सब कंपोनेंट दिए हुए हैं। ये हम सारी टर्म्स वगैरह जो हैं वो चैप्टर में ही देखेंगे। फिर कंपोनेंट में हम देखेंगे कि करंट कंपोनेंट क्या होता है, कैपिटल कंपोनेंट क्या होता है। फिर हम डिफरेंस देखेंगे दोनों में, करंट और कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट में। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन कब आती है, कि फेवरेबल क्या होती है, इक्विलिब्रियम क्या होती है, अनफेवरेबल और डेफिसिट क्या होती है। जैसे इंडिया के केस में 1991 में अनफेवरेबल हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो क्या आ गया था, अपना बोला था अपन लोगों ने कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया है।
बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद 1991 में रिफॉर्म लिए, जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जो एलपीजी रिफॉर्म्स लिए वो क्या थे, लाइक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो वो सब हम इसी चैप्टर में यहाँ पर देखेंगे। फिर हम देखेंगे डेफिसिट होने के कॉजेज़ क्या होते हैं, कैसे अगर गवर्नमेंट अनाप शनाप और गलत तरीके से खर्च करती है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस आ जाती है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम हमारे चैप्टर को कंक्लूड करते हैं और ये मेनली इंट्रोडक्शन था, सिलेबस टाइप जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सीरीज़ को कंटिन्यू करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नोट्स के लिए जो है मैंने आपको नीचे नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।